हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म फाइनल अटेम्प्ट पर। और मैं हूं आलोक सिंह, आप सभी के बीच उपस्थित हूं भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तो आज हम अपने सफर की शुरुआत करें उससे पहले कुछ समय प्रबंधन, दबाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं। ज्यों-ज्यों परीक्षा की घड़ी निकट आ रही है, जाहिर सी बात है तनाव बढ़ रहा होगा, कुछ दबाव महसूस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस तनाव का और दबाव का उचित प्रबंधन होना चाहिए। यदि इसे अपने ऊपर बहुत अधिक हावी होने दिया गया तो परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा, उत्साह का स्तर लगातार नीचे जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अपने दबाव और तनाव का उचित प्रबंधन किया जाए। सबसे पहली बात यह है कि जो रिवीजन का साइकिल है, प्रश्नों के अभ्यास का चक्र है, उसको डे टू डे बेसिस पर करते रहिए। कुछ विशेष खंडों जैसे भारत और बिहार का इतिहास, बिहार स्पेशल, समसामयिकी वगैरह से नियमित तौर पर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सर्वाधिक संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एक कह लीजिए लो हैंगिंग फ्रूट है आपके लिए, तो इन सब का व्यवस्थित रूप से रिवीजन कीजिए, डे टू डे बेसिस पर रिवीजन कीजिए। प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, दोपहर में 12 से 2 के बीच प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। 100 प्रश्न, 150 प्रश्न डेली अटेम्प्ट होने चाहिए, यह कोशिश कीजिए। तीसरी बात यह कि जब कभी नकारात्मक विचार आने लगे तो तत्काल उसका प्रबंधन कीजिए। नकारात्मक विचार कई रूपों में हो सकता है, नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन यहाँ यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस किसी चीज को आप बार बार सोचेंगे वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर करता जाएगा। यदि आप इस परीक्षा में अंतिम रूप से सफल होने के बारे में सोचते हैं, यकीन मानिए परिणाम आपके अनुकूल होगा। लेकिन यदि आप निगेटिव ही सोचते जाते हैं तो परिणाम की प्रतिकूलता जो है अवश्यंभावी है। इसलिए इसका उचित प्रबंधन कीजिए। एक सीमित मात्रा में दबाव का भी होना आवश्यक है, इससे हमारी चेतना सोती नहीं है, सुप्त नहीं होती, हम जागृत रहते हैं। और 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। इसके साथ साथ वह कोई भी निगेटिव चीज जो आपके उत्साह को प्रभावित करती है, मसलन कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो आपके उत्साह को प्रभावित कर सकते हैं, उनसे फिलहाल दूरी बनाकर चलिए। सोशल मीडिया पर अत्यधिक जो एक्टिव होना है वह भी आपके उत्साह को प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखिए, कई बार बहुत बहुत बेहतर तैयारी के साथ भी लोग असफल हो जाते हैं, और अपेक्षाकृत कहा जाता है कि जो सो कॉल्ड बहुत अधिक तैयारी वाले हैं उनसे कम तैयारी वाले लोग भी सफल रहते हैं। इतिहास में ऐसे घनेरों उदाहरण है। पलासी का जब युद्ध हुआ तो उस वक्त अंग्रेज की जो सेना थी उसमें मुट्ठी भर सैनिक थे, 3,000 4,000 के आसपास सैनिक थे, जबकि सिराज उदौला की जो सेना थी उसमें लगभग 50,000 सैनिक थे। बावजूद इसके सिराज हार जाता है और जो अंग्रेजों की सेना है विजयी होती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है जानते हैं? कहीं भी सिराज कम बड़ा योद्धा नहीं था, उसके पास संसाधन भी थे, लेकिन उसके पास जो एक चीज की कमी थी वह थी सूझबूझ को लेकर। तो सूझबूझ बनाए रखना बेहद आवश्यक है। दबाव का प्रबंधन, तनाव का प्रबंधन अभी तैयारी से लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक उचित रूप से किए जाने की अपेक्षा है, तब जाकर प्रदर्शन अच्छा होगा। कल्पना कीजिए कि जिस दिन आपका परिणाम पीडीएफ में आता है उस दिन वह पल आपके लिए कैसा होगा। आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू तैर रहे होंगे। कल्पना कीजिए उस स्थिति की, और यह आपको उत्साह से भर देगा। चलिए अब आगे चलते हैं, विषय की तरफ आते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, यहां से ठीक ठाक संख्या में प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं।
देखिए 60 से 62 बीपीएससी में 11 प्रश्न पूछे गए हैं, 63वीं बीपीएससी में 12 प्रश्न, 64वीं बीपीएससी में 13 प्रश्न, 65वीं बीपीएससी में 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 66वीं बीपीएससी में 8, 67वीं में 10, 68वीं में 9, 69वीं में 13, 70वीं में 11 और 71वीं में 15 प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वाधिक प्रश्न विगत कुछ वर्षों में हम देखें तो 71वीं बीपीएससी में ही पूछा गया है ना। तो ये स्थिति है। कुछ खास टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संविधान का स्वरूप, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी संभावना रहती है। संसद की संरचना, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यायपालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो विधेयक और अधिनियम है वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कुछ टॉपिक हैं जिनको ठीक से तैयार कर लीजिए। आपके पास जो कोई भी अभी तक रिसोर्स ये आपने पढ़ा है, मदद ली है ना, उससे इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए, राजनीतिक रूप से, राजनीतिक संरचना की स्थिति से के संदर्भ में बिहार प्राचीन काल से ही एक बेहद सुदृढ़ स्थिति में रहा है ना। यह 6ठी शताब्दी ईस्वी में यहाँ पर 16 मतलब जो महाजनपद बटे हुए थे, 16 महाजनपद अवस्थित थे उत्तर भारत में, उसमें से वज्जी, मगध, अंग और काशी का पश्चिमी भाग बिहार में ही अवस्थित था, है ना। मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। वही मगध साम्राज्य जिसने जो विदेशी आक्रांता थे, कह लीजिए कई बार उन्हें घुटनों के बल ला दिया। विभिन्न राजवंशों के अधीन इसका विस्तार होता रहा और बहुत लंबे कालखंड तक यह भारत की राजनीतिक केंद्र बना हुआ रहा, है ना। मध्यकाल में मुगल शासन और शेर शाह सूरी के दौरान भी बिहार की स्थिति मजबूत रही, प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रही। अब बिहार के पुनर्गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी हुई रहती है। जैसे 12 दिसंबर 1911 को बिहार, पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। 29 अक्टूबर 1920 को भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान लागू हुए। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया। 67वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। फिर आती है तारीख 1 अप्रैल 1936 की। बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन पृथक प्रांत के रूप में हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ और बिहार का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। वर्ष 1937 में पृथक बिहार राज्य में पहली बार विधानसभा के चुनाव आयोजित हुए और इस चुनाव में विधानसभा की 152 सीटें थी, विधान परिषद की 30 सीटें निर्धारित की गई। बाद में क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता थे मोहम्मद यूनुस, हम लोग पहले भी देख चुके हैं इन तथ्यों को। इन्होंने मार्च 1937 में जो कार्यकारी सरकार बनाई और वह बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। उस वक्त मुख्यमंत्री का जो अभी वर्तमान में पद है उसका पद नाम प्रधानमंत्री था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। मंत्रिमंडल के सदस्य जो थे उनको देख लेते हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर सैयद महमूद और जगलाल चौधरी। उस वक्त प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त हुए
और 23 जुलाई 1937 को रामदयालु सिंह अध्यक्ष बने और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का मुद्दा आया, भारत को बिना उसकी सहमति के युद्ध की आग में झोंक दिया गया, तब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और विधानसभा को भंग कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1939 से लेकर 45 तक बिहार विधानसभा का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। ठीक है, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1946 में चुनाव हुआ और श्री कृष्ण सिंह पुनः अप्रैल 1946 में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। ठीक है, इसी विधानसभा ने संविधान सभा के लिए 36 सदस्यों का निर्वाचन किया, जिनमें सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम प्रमुख थे। 1952 में स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ और बिहार विधानसभा का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति पर विधानसभा के सीटों की संख्या 319 कर दी गई और बाद में 77 में बढ़ाकर इसे 325 कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के पृथक होने के पश्चात बिहार विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 243 रह गई। वर्तमान में बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा, 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद की सीटें हैं। ठीक है, अब कुछ और तथ्यों को देखें। ठीक है, बिहार की जो राज्य व्यवस्था है और उसकी संरचना को। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, उसकी संरचना और कार्यकाल आदि का विवरण दिया गया है। बिहार की विधायी व्यवस्था द्विसदनीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल है ना। अब देखें हम यहाँ पर जो कार्यपालिका की स्थिति देखते हैं, शीर्ष पर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और फिर मंत्रिपरिषद। विधायिका में देखें तो यहाँ पर विधान परिषद की 75 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें, उच्च सदन विधान परिषद 75 सीटें हैं वहां और फिर विधानसभा में 243। न्यायपालिका में जानते ही हैं, यहाँ पर ऊपर होगा उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति है। स्थानीय शासन में 2 इकाइयां पंचायती राज संस्थाएं और फिर नगरों में जब जाए तो नगर निकाय शामिल है। आइए अब कार्यपालिका की स्थिति देखें। राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदय जो हैं वह संवैधानिक प्रमुख होते हैं, है ना। एक प्रकार से भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें इस कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं, एडवोकेट जनरल। 41वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। राज्यपाल राज्य कार्यकारी का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है हर राज्य में। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन कई बार 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार। देखिए, और यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसकी उपलब्धियां, भत्ते राष्ट्रपति महोदय द्वारा तय मानकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, है ना। राज्य संबंधित राज्य से मिलकर प्रदान किया जाएगा।
राज्यपाल की नियुक्ति का जो अपने यहाँ मॉडल है वह कनाडाई मॉडल है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 64वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न दिखाया गया है। अगर मुख्य न्यायाधीश जो है नहीं उपस्थित है तो उस स्थिति में अन्य कोई जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वह शपथ दिलाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के 1979 के निर्णय के अनुसार राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। वह केंद्र सरकार का अधीनस्थ अधिकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था 1979 में, 1979 में। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए दो ही कंडीशन की आवश्यकता है। एक तो यह कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो चुकी हो। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए माने शर्तें क्या है? वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि वह किसी विधानमंडल का सदस्य है तो उसे पद ग्रहण करते ही सदस्यता छोड़ देनी होगी। इसके साथ साथ वह किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होगा। उसे बिना किराया दिए राजभवन है ना, जो आधिकारिक आवास है उसका, वह उपलब्ध कराया जाएगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। सामान्य रूप से राज्यपाल जो है वह कार्यकाल ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है ना, जनरली। लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां क्या है उसे देख लेते हैं। राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। वह मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों व महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और ये उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। छियालीसवीं बीपीएससी में 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। लेकिन जो यह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उन सब को राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक और विधायी विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह कर सकता है। वह राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वह राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। 42वीं, 44वीं, 47वीं, 60वीं से 62वीं बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब राज्यपाल की विधायी शक्तियों को हम देखें। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विघटित कर सकता है और प्रथम तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। विधानसभा गठित हुई तो उसके पहले सत्र को ही राज्यपाल ही संबोधित करेगा और प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होगा उसको भी राज्यपाल ही संबोधित करेगा। ठीक है। वह विधानमंडल को संदेश भेज सकता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सदस्य नियुक्त कर सकता है।
राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को, राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित करता है और किसी प्रकार की निर्भरता यदि है तो निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात वह स्वयं निर्णय ले सकता है ना। वह पारित विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। विधानमंडल ने यदि कोई विधेयक पारित किया तो उस पर वह अपनी स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है ना, धन विधेयक को छोड़कर, और पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। जब सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई राज्यपाल से संबंधित। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 60, 62 और 67वीं में 8 बार लगा है, ध्यान रखिएगा। अब राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियों के बारे में हम विचार करें। राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा। जो बजट है उसको राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा, यह राज्यपाल सुनिश्चित करता है। धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है ना। पहले से ही जब राज्यपाल उसे सहमति दे तभी जाकर धन विधेयकों को प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना उसकी सहमति के किसी तरह के अनुदान मांग नहीं की जा सकती। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है। पंचायतों व नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका के अधिकार वाले विषयों में दोष सिद्ध व्यक्तियों को के दंड को क्षमा, निलंबन, न्यायिक शक्तियां जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका का जहां तक अधिकार क्षेत्र है उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हुआ है तो उसके दंड को क्षमा कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है या लघुकरण कर सकता है। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय से परामर्श कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, स्थानांतरण और पदोन्नति करता है ना। वह जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त राज्य न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। इन नियुक्तियों के दौरान राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से आवश्यक परामर्श करता है। आइए कुछ और तथ्यों को देखें हम। राज्यपाल का विवेकाधिकार है उसे देखते हैं। एक तो संवैधानिक विवेकाधिकार है, दूसरा परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार। समझने की कोशिश करते हैं ये आखिर है क्या। राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई विधेयक को आरक्षित करना यह राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना यह भी राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार है। पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार में प्रशासक के रूप में कार्य करना, खनिज, रॉयल्टी और प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी लेना, यह सब राज्यपाल का संवैधानिक विवेकाधिकार है। वह इन संदर्भों में अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। जब हम परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार की बात करते हैं तो चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने या मुख्यमंत्री के निधन, उत्तराधिकारी के न होने पर वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है ना। विश्वास मत न मिलने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के अल्पमत आने पर विधानसभा का विघटन कर सकता है। यह सभी परिस्थिति जन्य
है ना, विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई और उस स्थिति में राज्यपाल अपना विवेकाधिकार जो प्रयोग करेंगे वही यही स्थितियां हैं। राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को हम देख लें। अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों के राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 कहता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। अनुच्छेद 154 में 155 राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन है। 156 राज्यपाल का कार्यकाल इसमें निहित है। 157 राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता का इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं निर्धारित की गई हैं। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण लिए जाने संबंधी प्रावधान है। 160 कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य निर्धारित किए गए हैं। 161 में राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा है। 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना है। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन इत्यादि का प्रावधान है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित शक्तियों का वर्णन है। राज्य अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई का विवरण है। 167 राज्यपाल को सूचना देना इत्यादि मुख्यमंत्री का दायित्व होगा, यह वर्णित किया गया है। एक सौ चौहत्तर राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसके भंग होने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने और उसे संदेश देने का अधिकार है। 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन किया जाता है। 200 अनुच्छेद 200 विधेयक पर सहमति राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 201 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को के विचारार्थ किसी विधेयक को सुरक्षित रखे जाने से संबंधित प्रावधान है। इसके साथ साथ दो सौ तेरह में राज्यपाल के की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का विवरण दिया गया है। 217 में राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना शामिल है। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर उससे संबंधित प्रावधान किया गया है। अब बिहार के राज्यपालों की हम सूची दें। देखिए, सबसे पहले पूरी सूची को हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले राज्यपाल थे सर जेम्स सिम्पटन, है ना। 68वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया भी है। 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक यह रहे। उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहले राज्यपाल हुए जयराम दास दौलत राम। यह 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक रहे, है ना। एक अणे मार्ग भी है ना, पटना में अणे मार्ग। माधव श्री हरि अणे थे राज्यपाल, उन्हीं के नाम पर है। 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक यह रहे, है ना। कुछ राज्यपाल ऐसे भी हुए जो कालांतर में भारत के राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, का नाम महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। इसके अलावा
रामनाथ कोविंद, यह भी 12 कालांतर में भारत के राष्ट्रपति बने, है ना। तो ध्यान में रखना है, दो राज्यपाल ऐसे हुए, है ना, जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पर आते हैं। संविधान में के अनुसार जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, वहीं वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। 45वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे बढ़े। अनुच्छेद 163 है ना, वर्णित है इसमें कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा, है ना। सिवाय उन संदर्भों को छोड़कर जहां पर राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेते हैं, है ना, जहां उनका विवेकाधिकार होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 166 यह कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से की जाएगी और राज्यपाल कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। अनुच्छेद 167 कहता है मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। ठीक है। अब 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, है ना, और 12 से कम भी नहीं होगी, है ना। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल सबसे बड़े दल के प्रमुख को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है ना, सबसे बड़े दल या गठबंधन। नियुक्त मुख्यमंत्री को सदन में विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा और उसके लिए समय दिया जाता है। मुख्यमंत्री जनरली जो निचला सदन है विधानसभा उससे संबंधित होता है, कभी कभी विधान परिषद से भी संबंधित होते हैं, है ना। यदि कोई व्यक्ति विधान मंडल का सदस्य नहीं है और वह मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुआ है तो 6 महीने के भीतर उसे विधान मंडल के किसी भी सदन की सदस्यता को ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सामान्य तौर पर उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है माना जाता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। वह राज्यपाल पाल के प्रसाद पर्यंत पद पर होता है। यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाता है ना। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य देखें। मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है यह, है ना। विभागों का आवंटन करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा या मृत्यु होने पर वह मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बीच संरचना की मुख्य कड़ी होता है ना, एक सेतु के रूप में काम करता है। वे एडवोकेट जनरल और चुनाव आयुक्त, है ना, जैसे महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देते हैं। विधानमंडल के संदर्भ में हम देखें तो सत्र बुलाने, स्थगित करने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी यह कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा वह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं और आपातकाल में मुख्य संकट प्रबंधक की भूमिका के रूप में राज्यपाल काम करते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची देख लीजिए। मोहम्मद यूनुस पहले थे, है ना, प्रधानमंत्री कहा जाता था उस वक्त। 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक रहे। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने, है ना। फिर ये श्री कृष्ण सिंह 1946 में पद पर आसीन हुए, तो 2 अप्रैल 1946 को, तो 31 जनवरी 1961 तक वह इस पद पर आसीन रहे, है ना। उसके बाद देख लें, कोई एक बार सरसरी तौर पर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यह प्रश्न पूछे कि इसमें से कौन बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो यह सूची आपके लिए उपयोगी हो जाएगी, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। अब देखिए, अभी तक बिहार में अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और उनका क्रम 43वां है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए, ये सब तो आप जानते ही हैं, है ना। प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। स्वतंत्र बिहार के प्रमुख प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, श्री कृष्ण सिंह और नीतीश कुमार हैं तो उनमें। अब राज्य विधानमंडल से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लें। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212 यह राज्य विधायिकाओं से संबंधित है। इसमें राज्य विधायिका के संगठन, गठन, कार्यकाल, कार्य प्रणाली, विशेषाधिकार और शक्तियों का वर्णन है। विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन, है ना। यह लोकप्रिय है, पहला सदन है, निचला सदन है। प्रत्येक राज्य में इसका अस्तित्व अनिवार्य है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, यह ध्यान में रखा जाना आवश्यक है ना। कई बार पूछ देता है। सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 होगी, है ना, और अधिकतम 500 तक हो सकती है। इसके जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो विधानसभा के संदर्भ में हमने कुछ तथ्यों को देखा। कुछ और चीजें हैं। राज्यपाल धन विधेयक जो है वो इसी सदन में राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत करते हैं, है ना। किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अंतिम निर्णय का अधिकार भी इसी को है ना। साधारण विधेयक और गैर सरकारी साधारण विधेयक जो होते हैं, यह किसी मंत्री द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और किसी गैर सरकारी सदस्य, जो मंत्री नहीं है उसे गैर सरकारी सदस्य कहेंगे, और इसे इस तरह के विधेयक को गैर सरकारी विधेयक बोलेंगे। लेकिन इसे दोनों सदनों से पारित करने के पश्चात ही यह अधिनियम का रूप ग्रहण कर सकेगा, है ना। अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्री परिषद को सरकार पदच्युत कर सकती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 168 से 70 के बीच। 40वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है ना। अब विधान परिषद से संबंधित तथ्यों को हम लोग देख लें। यह बहुत ही उपयोगी टेबल है,
परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रति वर्ष हर परीक्षा में मोटे तौर पर इस टेबल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय सदन है यह, और इसे उच्च सदन कहा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य चुने जाते हैं। इसमें सामान्यतः बुद्धिजीवियों का चुनाव किया जा सकता है जो विधायी प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें, बौद्धिक तौर पर इसमें अपनी भागीदारी ले सकें। केवल 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जहां पर विधान परिषद विद्यमान है ना, द्विसदनीय विधान मंडल है। यह स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है ना। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कंफ्यूज मत कीजिएगा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष है ना। विधानसभा में 25 वर्ष। कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 1/3 होता है और 40 से कम तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। कम से कम 1/3 और 40 तो होना ही चाहिए, है ना, न्यूनतम, है ना। माने अधिकतम 1/3 होता है, न्यूनतम जो है वह 40 होता है। सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातकों के द्वारा, 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे अध्यापकों के द्वारा, है ना। ये माध्यमिक स्कूल से कम नहीं होने चाहिए। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, ज्ञान, कला आदि में अनुभवी व्यक्ति ही इसमें नामित किए जाते हैं, है ना। 67वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। धन विधेयक इसमें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, केवल यह सुझाव दे सकता है और 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस करना होता है ना। इसे साधारण विधेयकों पर यह विचार कर सकता है, संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह विधानसभा पर निर्भर करता है कि वह इसके सुझाए गए सुझाव, है ना, बताए गए सुझाव या फिर संशोधनों को स्वीकार करता है या नहीं। इस संदर्भ में विधानसभा का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती और इसकी स्थापना, याद रखिए, स्थापना, संरचना, ओगरा संबंधी पर प्रावधान अनुच्छेद 169 के अंतर्गत दिए गए हैं, है ना। 40वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद 169। अब अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानमंडल की सदस्यता के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। विधानमंडल के सदस्य होने के लिए आवश्यक यह है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेना पड़ता है। संसद द्वारा निर्धारित अन्य सभी योग्यताओं को पूरा होगा, जैसे संबंधित राज्य का निर्वाचक होना। अनुच्छेद 191 के अनुसार विधानमंडल की सदस्यता के लिए कुछ निर्हरताएं की गई हैं, है ना, निर्धारित की गई हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर आसीन है तो वह निर्हर घोषित हो जाएगा। सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त, है ना, अनसाउंड माइंड का घोषित कर दिया जाता है तो वह सदस्य नहीं रहेगा। वह दिवालिया हो गया है ना, तभी विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तभी वह विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत यदि दल बदल का दोषी पाया जाता है तभी वह सदस्य नहीं रहेगा। वह चुनावी भ्रष्टाचार, छुआछूत या दहेज जैसे सामाजिक अपराधों में यदि दोष सिद्ध होता है तभी वह
सदस्य नहीं रहेगा, है ना, छुआछूत कर रहा है ना, भ्रष्टाचार कर रहा है, दहेज लिया है, तो सदस्य नहीं रहेगा। 10वीं अनुसूची से संबंधित 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। हालांकि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अध्यक्ष कोई निर्णय ले लिया तो इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है ना। अब देखिए राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी की भूमिका और कार्य, है ना। यह सदन विधानसभा होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, यह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह सदन में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करता है, वह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय इसी के द्वारा होता है, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा होता है ना। दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का फैसला कर सकता है। सदन में मतदान यदि हुआ और बराबरी पर मतदान छूटा तो उस स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे है। अगर सामान्य स्थिति है तो मत नहीं देगा। यह त्याग पत्र अपना उपाध्यक्ष को देता है और 40वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आइए विधानसभा उपाध्यक्ष को देखें, है ना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों का निर्वहन करता है, पालन करता है। उन्हें किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वतः उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, है ना। विधानसभा उपाध्यक्ष की यह स्थिति है। विधान परिषद के सभापति के संदर्भ में देखें तो परिषद की कार्रवाई और उसका संचालन करता है, नियमों की व्याख्या करता है, सदन में व्यवस्था बनाए रखता है और संसदीय व्यवहार पर रोक लगाता है। सभापति के पास धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति नहीं होती है। विधान परिषद का उपसभापति या सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। सभापति के रूप में कार्य करते समय उसके पास वह सभी शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास होती हैं। अब कुछ और तथ्यों को देख लें विधानमंडल से संबंधित, उसके पश्चात विधानमंडल पर हमारा जो अध्ययन है वो पूरा हो जाएगा, है ना। सत्र और उससे संबंधित प्रक्रियाओं को देखें तो विधानमंडल का सत्र आयोजित करने का अधिकार राज्यपाल को है, आहूत करने का। राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए सत्र बुलाएगा और 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। स्थगन कौन करेगा तो इस संदर्भ में राज्यपाल नहीं, अध्यक्ष करेगा, है ना। सदन की बैठक को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। अनिश्चितकालीन स्थगन भी अध्यक्ष द्वारा ही किया जा सकता है, बिना अगली तिथि बताए यह स्थगित कर सकता है। सत्रावसान याद रखिए राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, है ना। सदन के पूरे सत्र को समाप्त कर सकता है और इसके बाद जो नई बैठक होगी उसके लिए नोटिस भी जारी करेगा। विघटन विधानमंडल का या विधानसभा का विघटन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है ना। केवल विधानसभा के लिए होता है, विधानमंडल तो विघटित होता ही नहीं है। कोरम या गणपूर्ति यह अनिवार्य है। सदन की कार्रवाई तभी शुरू होगी जब कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य कम से कम सदन में उपस्थित होंगे, है ना, तभी कोरम बनेगा। इसके बाद अध्यक्ष सामान्यतः वोट नहीं देते हैं किसी भी विधेयक के संदर्भ में, लेकिन यदि बराबरी पर अगर छूट रहा है मत तो उस स्थिति में निर्णायक मत देगा। भाषा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 210 में किया गया है। सदन की कार्यवाही राज्य की राजभाषा में होगी, हिंदी और अंग्रेजी इसमें होगी। अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है ना। अब देखिए साधारण विधेयक और धन विधेयक को देख लेते हैं। इसके बाद यह देखिए साधारण विधेयक जो है वह विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को केवल विधानसभा में ही पेश किया जाएगा। साधारण विधेयक को पेश करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि यह अनुच्छेद 207(3) के तहत न हो, है ना। जबकि धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जाएगा।
है ना। साधारण विधेयक किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसलिए धन विधेयक सरकारी विधेयक हमेशा होगा, यह ध्यान रखिएगा। विधान परिषद इसे साधारण विधेयक को संशोधित कर सकती है, लेकिन धन विधेयक के संशोधन के संदर्भ में विधान परिषद की कोई अधिकारिता नहीं है। वह केवल सिफारिशें दे सकती है। यह विधानसभा पर निर्भर करता है कि वह माने या न माने, है ना। साधारण विधेयक विधान परिषद में अधिकतम 4 महीने पहली बार में और 3 महीने दूसरी बार में, है ना, रोक सकती है ना। पहली बार में 3 महीने, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने रोक सकती है। विधान परिषद इसे 14 दिनों तक रोक सकती है ना, ये धन विधेयक को, है ना। यदि विधान परिषद सिफारिशें देती है तो विधानसभा उन्हें मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। साधारण विधेयक के संदर्भ में यह स्थिति है। लेकिन धन विधेयक यदि 14 दिनों के भीतर विधान परिषद द्वारा वापस नहीं किया जाएगा तो मान लिया जाएगा कि यह विधेयक, धन विधेयक जो है वह पारित हो गया है। साधारण विधेयक के संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष के विशेष प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक के संदर्भ में प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार अध्यक्ष को ही होता है। साधारण विधेयक राज्यपाल स्वीकार कर सकता है, रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन धन विधेयक में राज्यपाल इसे स्वीकार कर सकता है या रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेगा। धन विधेयक के संदर्भ में, साधारण विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद की, है ना। अब आगे न्यायपालिका हम कल पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखिए, ठीक से देखिए, रिवीजन में आपके बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिकाधिक लोगों तक यह पहुंच सके। धन्यवाद।